28. 300, right? प्लेन राइस और चिकन खाया 1430 रुपीज इजी मनी। 1 GB का कॉस्ट है 800 NPR। 11,000 रुपए। सर 450 रुपीज राइट? सर जो भी चार्जेस है ऐड कर लीजिएगा सर बिल में। सर नहीं. कितना हुआ? 213। I have to pay 2,000 rupees. Charges is there for camera. Yeah. You can waive that at least. Just 1200 rupees for 2 nights। सीरीज के बाद फर्स्ट मुलाकात। थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा ना कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। ना ही मेरे पास प्रोफेशनल यूट्यूबर जैसा कोई स्टूडियो है या आर्टिफिशियल लाइट है, जो भी है बस यही है, एक छत है, एक स्टोरी सीरीज है जो आप लोग देख चुके हैं, आप हैं और हम हैं। और उन सब व्यूअर्स को थैंक्स जो हर संडे 1 बजे ये सीरीज का एपिसोड एंजॉय किए हैं। सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये ट्रैक करने में मेरे पॉकेट पे लोड कितना पड़ने वाला है। सीरीज का फर्स्ट एपिसोड रिलीज होते ही यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, हर एक जगह में मल्टीपल टाइम्स मुझे यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया था कि भाई खर्चा कितना है। मैं सीधा जवाब नहीं दे पाया, कारण आगे बताता हूँ। तो ये वीडियो को 3 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, आपका सब लोगों का पॉपुलर डिमांड, ट्रैक बजट, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने के लिए टोटल कितना खर्चा होने वाला है। पार्ट 2, मैं जो ये ट्रैक करके आया था मेरा एक्चुअली कितना एक्सपेंसेस हुआ था। पार्ट 1 और पार्ट 2 का आंसर में डिफरेंस रहेगा या आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। और पार्ट 3 जो आप लोगों ने डिमांड नहीं किया है फिर भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, ये ट्रैक करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग। ये पार्ट मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसा लोग है जो सोचता है कि पहले खर्चा जान लेता हूँ, अगर मेरे पॉकेट पे सही रहेगा तब मैं इस ट्रैक के बारे में सोचूंगा, नहीं तो ये ड्रीम मेरा ड्रीम ही रह जाएगा। मैं ये बात क्लियरली बता देता हूँ दोस्तों, ये सोच गलत है। आपका इनकम कितना भी कम हो आप ये सपना देख सकते हो। इवन अगर आप स्टूडेंट भी हो, अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग करते हो तो आप एवरेस्ट बेस कैंप जा सकते हो। सो लेट्स जंप राइट इनटू ट्रैक बजट। तो मैं इसका जवाब क्यों नहीं दे पाया? देखिए, आप लोगों को समझना चाहिए, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक जो है ना, ये आप 30,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए में कर सकते हो सेम ट्रैक। तो सेम ट्रैक में डिफरेंट खर्चा क्यों? जब तक मैं ये ना जान पाऊँ कि आप कैसे जाने वाले हो, तब तक मैं आप लोगों को सही से कैसे गाइड करूंगा कि खर्चा कितना होगा। मेरा मतलब ये है, आप एवरेस्ट बेस कैंप बिना फ्लाइट का भी जा सकते हो, फ्लाइट से भी जा सकते हो लुकला में। आप गाइड पोर्टर लिए बिना भी जा सकते हो मेरे जैसा, आप गाइड पोर्टर के साथ भी जा सकते हो। तो हर एक सर्कमस्टेंसेस में खर्चा अलग अलग होगा। तो बिना ये जाने इसका जवाब देना मुश्किल था, इसलिए अलग से मैं ये वीडियो बनाने के लिए सोचा था और तब मैं ये जवाब नहीं दिया था। प्लीज़ नोट, अभी से मैं जो खर्चे की फिगर आप लोगों को बताने वाला हूँ सब इंडियन रुपी में कोटेड होगा, जो कि 1.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेपाली रुपी में फिगर मिल जाएगा। बजट कितना होगा? अगर आप बिना गाइड के, बिना पोर्टर के, बिना फ्लाइट के एवरेस्ट बेस कैंप करना चाहते हो चोला और गोकियो के साथ, तो आपका अप्रॉक्सीमेट खर्चा आएगा 35,000 इंडियन रुपी। सिर्फ ट्रेकिंग डेज 19 दिन का हो जाएगा। घर से निकल के घर वापस आने तक 23 या 24 दिन लग सकता है। इंडिया में आप कौन से शहर से हो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। 19 दिन इसलिए लगेगा क्योंकि आपका जर्नी रक्सौल से आप जाएंगे, उसके बाद सल्लरी तक आपको बस से जाना है, सल्लरी से आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका ट्रैक लुकला से नहीं होगा, तो इसलिए 3-4 दिन ज़्यादा उस तरफ लग जाएगा। और जनरली 15 दिन में आप एवरेस्ट बेस कैंप गोकियो चोला करके आप लुकला वापस आ सकते हो। क्योंकि आप सल्लरी से जर्नी स्टार्ट करोगे, लुकला तक आप फ्लाइट से नहीं जाओगे, तो उधर चढ़ना और उतरने में 4 दिन करीब एक्स्ट्रा लग जाता है, 3-4 दिन। अगर आप बिना गाइड और बिना पोर्टर के जाते हो लेकिन आप फ्लाइट लेके जाते हो, लुकला से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा, तो फिर आपका अप्रॉक्सीमेट खर्चा आएगा 70,000 इंडियन रुपी। इसमें आपका ट्रैक ड्यूरेशन रहेगा 15 दिन, लुकला टू लुकला, एवरेस्ट बेस कैंप, गोकियो एंड चोला करके आप वापस आ सकते हो। होम टू होम अगर आप पूछते हो तो आपको 17 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि
लुकला से आप फ्लाई करोगे काठमांडू, काठमांडू से आप अपनी सिटी इंडिया में फ्लाई बैक करोगे। अगर आप फ्लाइट के साथ गाइड पोर्टर भी हायर करना चाहते हो लुकला से, तो आपको गाइड का ऑलमोस्ट पर डे का रेट पड़ जाएगा 3,500 से 4,000 रुपये नेपाली रुपी, ये मैं बता रहा हूँ, और पोर्टर का ऑलमोस्ट पड़ जाएगा 2,500 नेपाली रुपी। तो ये अगर आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हो तो 15 दिन में आपको ऑलमोस्ट 40 से 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। तो फिर आपका टोटल कॉस्ट जाके रुकेगा 1,20,000 से 1,30,000 तक। यह आप याद रखिए, गाइड एंड पोर्टर जितना आप ऊपर जाके हायर करेंगे उसका रेट उतना बढ़ता जाएगा। अब इस खर्चे के डिटेल्स में आते हैं। पहला है फ्लाइट। आप कौन से शहर से जाने वाले हो एवरेस्ट बेस कैंप का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका फ्लाइट का खर्चा। जबकि मैं बुक किया था कोलकाता से काठमांडू का, उस टाइम में मुझे फ्लाइट का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ा था। मुझे दिल्ली होके जाना पड़ा काठमांडू एयर बबल एग्रीमेंट के हिसाब से, तो 8,000 का टिकट ऑलमोस्ट 12,000 रुपये तक चला गया था। तो काठमांडू से कोलकाता आना और जाना दोनों मिला के करीब 25,000 तक चला गया था। और काठमांडू से लुकला जाना और काठमांडू तक वापस आने में मुझे 16,000 रुपये पड़ा था, 8,000 रुपीज़ वन वे। ये मैं 5 महीने पहले बुक किया था, तब जाके मुझे ऐसा रेट मिला था। अगर आप ऑलमोस्ट 15 दिन 20 दिन पहले बुक करते हो या 2 दिन पहले, या इवन आप काठमांडू में जाके बुक करते हो, तो ये 8,000 का रेट आपको 15-16,000 तक जा सकता है। तो आप जितना पहले बुक करेंगे वो आपके लिए फायदा होगा। सेम करेंसी एक्सचेंज और एवरेस्ट लिंक कार्ड, इसका जो खर्चा है ये ऑलरेडी मैं अपने वीडियो में एपिसोड्स में दिखा चुका हूँ। तो आप जाके वो एपिसोड्स देखिए, आपको जर्नी भी पसंद आएगा, साथ में वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। परमिट के बारे में अगर मैं कहता हूँ तो आप एपिसोड 2 और 3 में खास करके अच्छे से देखिए। उसमें परमिट कौन सा लगेगा, कहाँ से लेना है और कितना खर्चा है इंडियन वालों के लिए डिटेल्ड में दिया हुआ है। आइदर आप वो देख लीजिए एपिसोड 2 और 3, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए जहाँ पर मैं परमिट का डिटेल्स फिर से लाने वाला हूँ। रहने का खर्चा, उधर मैक्सिमम टी हाउस ही चलता है या स्टे हाउस आप बोल सकते हो, लेकिन नमचे बाजार तक आपको अच्छा रहने का जगह मिलेगा, उसके ऊपर आपको सब टी हाउस में ही रहना है। जनरली मैं जो नोटिस किया हूँ, हर एक टी हाउस या स्टे हाउस का ऑलमोस्ट सेम ही रेट है, 500 रुपये ही लेता है नीचे से ऊपर तक, इवन गोरखसेप तक। और कुछ जगह आपको ऐसा भी मिलेगा जहाँ पर आपको फ्री में रहने दे सकता है वो लोग। कुछ जगह में रेट बहुत कम है, थोड़ा स्टैंडर्ड सा रूम होगा 200 या 300 रुपये में। जैसे मैं रहा था फोर्ट सथंगा में, फ्री में भी मैं रहा था चुमुआ में। तो ये एक्सपेक्टेड है नेपाल ट्रेक में आप जहाँ रह रहे हो, खाना आप उधर से ही लीजिए, नहीं तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है। ये कम हो सकता है अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप 2 आदमी ट्रैवल कर रहे हो, तो वो कॉस्ट आपके बीच में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रुप में 2 ही सिंगल बेड होता है, 2 पर्सन को वो लोग अलाउ करता है। रेट सेम ही रहता है 500 रुपये। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। बहुत जगह सर्च करने के बाद अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजिंग लगा कि कुछ लोग बोल रहा है इंश्योरेंस कंपलसरी है, कुछ लोग बोल रहा है कंपलसरी नहीं है, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आज मेरे वीडियो में। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक में इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है। कहीं भी मेरे ट्रेक में ये पेपर मांगा नहीं गया था। ये आपके ऊपर है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अगर छोटा सा इंश्योरेंस करा के जाते हो और कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है, तब आपका वो काम आ जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल्ड में बताया हूँ मेरे नामचे बाजार टू टेंगबोचे वाला एपिसोड में। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके वो वाला एपिसोड अच्छे से देखिए। आई बटन में भी मैं ऊपर ऐड कर देता हूँ। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है इंश्योरेंस में आप खर्चा मत कीजिए। ट्रेक करेंगे तो दिन में 3 लीटर पानी तो आपको पीना ही है मिनिमम, और उसके साथ खाने में 3 कोर्स मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। थोड़ा सा अच्छा खाना, हेल्दी खाना अगर आप खाना चाहते हो तो डेली आपका खर्चा आएगा ऑलमोस्ट इंडियन रुपी में 1500 रुपी। पीने का पानी जो है ना, वो नीचे नामचे बाजार तक 100 नेपाली रुपी लेता है पर लीटर। जो आपको गोरखसेप ऊपर तक जाएंगे तो 300-350 रुपये नेपाली रुपी तक चला जाएगा। चार्जिंग, हॉट शावर, टिश्यू पेपर खरीदना, चॉकलेट खरीदना, या भूल ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि उधर इतना हाई कॉस्ट है, आपका पैसा यूं मेल्ट हो जाएगा। और क्या क्या लेके जाना है इसका भी डिटेल्स में नामचे बाजार वाला वीडियो पे मैं दिया था, इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा फिर से।
अगर आप स्लीपिंग बैग या अच्छा वाला जैकेट नहीं लेके जाते हो और आप सोचते हो कि आप नामचे बाजार से वो हायर करके पूरा ट्रेक कवर करने वाले हो, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन रेंटिंग गियर बहुत ही कॉस्टली है नामचे बाजार से। उससे बेहतर ये है कि आप वन टाइम खरीद लो और जिंदगी भर आप जितना ट्रेक करोगे उसमें आपको वो काम आ जाएगा। इंडियन करेंसी कितना वाइडली एक्सेप्टेड है? काठमांडू में इजीली एक्सेप्टेड है। नामचे बाजार तक भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नामचे बाजार से जितना आप ऊपर चढ़ते जाएंगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो लोग को नीचे आना पड़ता है इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करके नेपाली करेंसी में। तो बेटर नेपाली रुपये आप कुछ जरूर कैरी कीजिए ऊपर का खर्चे के लिए। इसीलिए कहते हैं कैश इज किंग आजकल के डिजिटल जमाने में भी। और कार्ड का ये मैं बता देता हूँ, कभी भी अगर आप चाहे तो अपना खुद का डेबिट या क्रेडिट कार्ड निकाल के देख लीजिए। उसका रिवर्स में देखिएगा, नॉट वैलिड फॉर पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज विद इन नेपाल और भूटान। तो आप फॉरेन एक्सचेंज खरीदने के लिए वो यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कार्ड इंटरनेशनली एनेबल्ड है तो आप पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन, POS ट्रांजैक्शन में आप यूज कर सकते हो, या फिर आप ATM से भी पैसा निकाल सकते हो। लेकिन ये रिस्क रह जाता है कि आपका कार्ड बाई चांस अगर एक्सेप्टेड ना हो तब आप प्रॉब्लम में पड़ोगे। तो इसलिए बेटर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कैश लेके जाइए, कार्ड के भरोसे मत जाइए। जबकि मैं खुद देखा था गोरखपुर जैसे ऑड जगह में भी कार्ड से पेमेंट हो रहा है। इंडिया का करेंसी आप 100 के ऊपर का डिनोमिनेशन नेपाल में मत लेके जाइए, क्योंकि ये रिजर्व बैंक का भी सर्कुलर है और नेपाल गवर्नमेंट का भी सर्कुलर है। इंडिया का 100 रुपीज डिनोमिनेशन के ऊपर ऑफिशियली वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया का डिमोनेटाइजेशन का जो हुआ था उसके बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। जबकि 500 रुपए 2000 रुपए का नोट ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन कभी कभी वो लोग कर लेता है। लेकिन आपको ना बोलने का चांसेस ज्यादा है और आप उधर कुछ कर नहीं पाओगे। तो मैक्सिमम जितना है आप 100 रुपीज का नोट ले जाइए। मैं तो एक बंडल लेके गया था 100 रुपीज का बैंक में चेंज करा के। एक रिक्वेस्ट में स्पेसिफिकली आप लोगों को करना चाहता हूँ जो ये खर्चे वाला वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो, आप जाके एवरेस्ट बेस कैंप का सीरीज मेरे प्ले लिस्ट ले एपिसोड 1 से डिटेल में देखिए, क्योंकि शायद ही यूट्यूब में ऐसा कोई सीरीज बना हो जिसमें इतना कॉम्पैक्ट और इतना डिटेल में एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक के बारे में सब कुछ बताया गया हो जर्नी के साथ। आपको और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। सारे डिटेल्स A to Z आपको एक ही जगह में जर्नी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट जंप करते हैं, मेरा कितना खर्चा हुआ उसका एक छोटा सा एनालिसिस पे। फ्लाइट के पीछे मेरा खर्चा हुआ करीब 41,500। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्रेकर था, मेरा पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैं ट्रेक में बहुत स्लो जा रहा था। जो भी ट्रेक टाइम था उससे ऑलमोस्ट मेरा डबल लग रहा था, और खास करके मैं वीडियो भी बना रहा था। तो ऐसा सिचुएशन में मैं 15 दिन में एवरेस्ट बेस कैंप, गोकियो और चोला कंप्लीट करके आ गया था एक्लेमेटाइजेशन डे के साथ, जो कि आप लोगों को शायद 14 दिन पड़े, क्योंकि मैं गोरखपुर में एक्स्ट्रा एक दिन स्टे किया था। मेरा पैर का हालत सही नहीं था, तो रहना खाना पीना सब मिला के मेरा खर्चा हुआ था एग्जैक्टली 31,125। ये डायरी में सब कुछ नोट किया था। हैंडराइटिंग दिखाने लायक नहीं है, डॉक्टर भी शर्मा जाएगा ये देख के। एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हुआ था वो डॉक्टर को गोरखपुर में मेरा पैर का जो हालत खराब था वो दिखाने के लिए 2000 रुपये गया था उधर का मेडिसिन खरीदने में। और एवरेस्ट लिंक कार्ड भी मैंने खरीदा था, क्योंकि डिंगबोचे और लोबुचे में इंसल चलता नहीं था और मुझे घर में इंफॉर्मेशन पास ऑन करना था, तो इंटरनेट के लिए मुझे एवरेस्ट लिंक कार्ड खरीदना पड़ा। प्लीज़ ये याद रखिए, अगर आप सिर्फ एवरेस्ट बेस कैंप करते हो और गोकियो नहीं जाते हो तो आप ऑलमोस्ट 3 दिन का खर्चा आप कम कर सकते हो, जो भी मैं खर्चे का एक्सपेंसेस आपको बता रहा हूँ। काठमांडू में मैं एक्चुअली 3 रात रहा था और 2 दिन स्पेंड किया था। 3 रात इसलिए जिस दिन मैं कोलकाता से काठमांडू गया था वो दिन, और जब मैं एवरेस्ट के बेस कैंप से वापस आया था तब मैं 2 रात उधर स्टे किया था। मुझे काठमांडू घूमना भी था, ये एक पर्पस था, और दूसरा पर्पस ये था मैं एक दिन कुशल लेके चल रहा था, क्योंकि लुकला का फ्लाइट ऑलमोस्ट कैंसिल होता रहता है बैड वेदर की वजह से। तो कैब फेयर काठमांडू का 3 रात 2 दिन का रहना, सारा साइट सीइंग प्लेस, वीडियो का खर्चा, खाना पीना मिला के RT-PCR टेस्ट करना पड़ा इंडिया में वापस जाने के लिए, और एक दिन जो साइट सीइंग प्लेस पूरा काठमांडू शहर का घुमा उसके लिए मैं एक दिन का कैब पूरा बुक कर लिया था। उस दिन में ऑलमोस्ट 2300 रुपये नेपाली रुपये खर्चा हुआ था। तो ये सारा चीज़ मिला के 3 दिन का मुझे काठमांडू में खर्चा हुआ 8,560 रुपये। उसके बाद आप ये खर्चा जोड़ सकते हो कि कोलकाता से मैं एयरपोर्ट गया था
और आने वाला दिन मैं दिल्ली आया, दिल्ली में खाना खाया और रिटर्न आते वक्त एयरपोर्ट से भी मुझे घर वापस आना पड़ा। तो ये सारा फेयर मिला के मुझे 1500 इंडियन रुपये खर्चा हुआ। सर से धड़ अलग हो जाता मेरा अगर शॉपिंग किए बिना मैं घर वापस आ जाता, तो 9000 रुपीज़ मेरा शॉपिंग में उड़ गया। तो शॉपिंग एंड काठमांडू का साइट सीइंग प्लेस जो घूमना और रहना, इसका खर्चा अगर मैं साइड में कर देता हूँ तो मेरा एग्जैक्टली खर्चा हुआ था 74,165 रुपीज़ ये ट्रेक में। अगर शॉपिंग और काठमांडू का घूमना ये सारा चीज़ मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरा 91,725 रुपीज़ खर्चा हुआ था। ये ड्रीम ट्रेक करना है लेकिन पैसा मेरे पास नहीं है। नंबर 3, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और शायद ही आपको कोई ऐसा वीडियो मिले जो आपको खास करके इसके बारे में कोई सजेशन दे। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक एक्सपेंसिव माना जाता है, लेकिन याद रखिए अगर आप अच्छे से प्लान करते हैं तो कोई भी इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल लीड करने वाला आदमी भी ये ट्रेक कंप्लीट करके वापस आ सकता है। आप ये सपना देखें, ज़रूर देखें। कैसे पूरा करना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल जिसके कंधे पे बहुत सारा बोझ है फैमिली का, है ना, समझ सकता हो यार। सपना पूरा होगा, 2 साल बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। सिर्फ पीछे पड़े रहना है और अच्छे से प्लान करना है। स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत ट्यूशन से तो पैसा मिल ही जाता होगा या फिर पॉकेट मनी से, तो वो पैसे को आदत बनाओ बैंक में रिकॉर्डिंग करके रखने की। सेविंग्स में नहीं, पिगी बैंक में नहीं, रिकॉर्डिंग करके रखने की, ताकि वो एक फोर्स्ड सेविंग्स बन जाए। 1000 रुपए का बना लो मंथली, 500 रुपए का बना लो, धीरे जमा होने दो उसको। 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद ही पूरा करो अपना सपना, लेकिन करो जरूर। तो वो जब मैच्योर होके आएगा, वो पैसा लेके आप जा सकते हो बिना गाइड और पोर्टर, बिना फ्लाइट का। कम से कम 30 से 35 हजार के अंदर आप ये करके वापस आ सकते हो, लेकिन ट्रेक टाइम आपका ज्यादा लगेगा। उस केस में प्रोफेशनल हो मेरे जैसा, तो आप रिकॉर्डिंग का इंस्टॉलमेंट 3000 रुपए तक लेके जाइए, तो हो सके आपका सपना थोड़ा जल्दी पूरा हो जाए। अगर कहीं से आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ जाए अचानक, तो पैसे की कोशिश करो कि स्टॉक मार्केट पे रखने की। देखिए भाई, मैं ट्रेडिशनल आदमी हूँ, तो जो भी मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा वो ट्रेडिशनल ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में सब लोगों को ये लगता है कि ये कहाँ से ट्रेडिशनल सजेशन हो गया। आजकल के ज़माने में ना ही मैं वेब सीरीज़ देखता हूँ, ना ही मेरे पास व्हाट्सअप है। सुन के आप लोगों को अजीब लगता होगा, मैं टीवी में अकेला आराम से बैठ के मूवी देखता हूँ। स्टॉक मार्केट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज है ना, जो बड़ा वाला कंपनी है, जैसे इन्फोसिस, TCS, एशियन पेंट्स, HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, ये सारा कंपनी एक साथ इकोनॉमी में डूबने वाला नहीं है। तो ये सारा कंपनी में मार्केट जब लो चल रहा है, पैसा इन्वेस्ट करो और वेट करो, पेशेंस रखो। 1 साल 2 साल में अच्छा रिटर्न देता है, 15% 20% आपको रिटर्न आता है, जो आपको और कहीं से रिटर्न आने वाला नहीं है। और यहाँ पर पैसा आपका सेफ रहेगा क्योंकि आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो अपने फंड को। छोटा छोटा कंपनी में पैसा मत लगाओ। ये सारा कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, ये कंपनी अगर डूबेगा तो पूरा देश डूब जाएगा, क्योंकि सारा देश का जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, पूरा देश का इकोनॉमी बिजनेस जो है, जो GDP का इसका कंट्रीब्यूशन है, बहुत लार्ज स्केल में है। तो ये सारा कंपनी का एक साथ डूबने का चांसेस कम रहता है। तो जहाँ पर रिस्क एकदम कम है, मैं उसी जगह में इन्वेस्ट करने बोल रहा हूँ। थोड़ा अगर कुछ पैसा आ जाए, 10,000 15,000 कुछ आ जाए, तो एक साथ आप इसमें रखिए, तो इसमें जो रिटर्न आएगा आप वो लेके अपना सपना जल्दी से पूरा कर सकते हो। प्रेफर कीजिए अच्छा वाला स्टॉक ब्रोकर चुनने की, जैसे ज़ेरोधा या SBI कैप या फिर दूसरा और कोई जो रिनाउंड हो मार्केट में। तो आज के लिए ज्ञान इधर खत्म करें। आई होप आप लोगों को ट्रेक के बजट और मेरा खर्चा कितना हुआ इसका एक क्लियर कट पिक्चर मिल गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं परमिट, मैप, इंश्योरेंस और क्या क्या कैरी करना है इस ट्रेक में। और तब तक मैं शूट करके आता हूँ मेरा अगला सीरीज। मैं निकल रहा हूँ एक नया जर्नी में। कुछ लोगों को ये अंदाज़ा है, कुछ लोगों को पता चल भी गया है मैं कहाँ जाने वाला हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।